हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पर। उम्मीद है आप और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी को पता होगा कि आज हम लोग सत्ता की साझेदारी नामक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को समाप्त भी करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट लोकतंत्र पार्ट का है, सत्ता की साझेदारी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन MCQ और 4 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जानना और समझना। सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं कि सत्ता का मतलब क्या होता है। सत्ता का मतलब होता है शक्ति यानी पावर। सत्ता मतलब शक्ति, सत्ता की साझेदारी। साझेदारी मतलब आप सभी को लगभग पता होगा कि साझेदारी मतलब क्या होता है। साझेदारी मतलब होता है बंटवारा। मतलब कि क्या हुआ, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। कौन सी शक्तियों का और किस में बंटवारा किया जाना चाहिए, कि किस चीज़ों का हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि हमारे जो देश में जिन भी शक्तियों के द्वारा हमारे देश को चलाया जाता है, हमारे देश के सभी कानूनों को चलाया जाता है, उन्हीं शक्तियों का बंटवारा। यानी कि शक्तियों का बंटवारा यानी सत्ता की साझेदारी जिस भी देश में होती है उसे हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण किस चीज का आप कहेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब कि केंद्रीकरण नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मतलब कि शक्तियों का केवल एक ही स्थान पर या एक किसी व्यक्ति के पास में शक्तियाँ नहीं निहित हैं। मतलब कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग चरणों में शक्तियों का विभाजन हो चुका है, अलग अलग तरीके से बांट दिए गए हैं। उन्हीं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस लेवल पर इनको बांटा गया है और कैसे बांटा गया है। इनका शुरुआती जो स्तंभ था वो क्या था। तो यानी कि सत्ता की साझेदारी जिस भी कंट्री में होगी उस कंट्री को लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि वह कंट्री लोकतांत्रिक देश होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो अधिकार लेने का फैसला होगा वो केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, वो अलग अलग व्यक्तियों या समूहों के पास होगा। क्यों? क्योंकि शक्तियों का बंटवारा अलग अलग लेवल पर हो चुका होगा। अगर एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो क्यों नहीं लोकतंत्र होगा। तो मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र होने का मतलब क्या हुआ कि केवल एक व्यक्ति के चाहने मात्र से सब कुछ नहीं होता। यानी कि जो देश की जनता चाहती है वह होना चाहिए, और वह केवल तभी पॉसिबल है जब सत्ता का साझेदारी हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, यानी अलग अलग लेवल पर शक्तियों का बंटवारा हो, न कि केवल एक व्यक्ति के पास शक्तियाँ निहित हो। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम आपके किताब में दिए हुए 2 देशों के उदाहरण से समझेंगे कि कैसे सत्ता का जो साझेदारी है वह जरूरी है और कैसे किया जाता है। आपकी किताब में 2 देश का उदाहरण दिया गया है। एक तरफ हम लिखेंगे क्या, पहला देश जिसका नाम है बेल्जियम, और दूसरा देश है आपका हमारा पड़ोसी देश कहेंगे क्या, श्रीलंका। ठीक, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे और फिर बताएंगे कि आपके चैप्टर में इन दोनों के बारे में क्या क्या कहा गया। तो हम बात करेंगे बेल्जियम कौन से कॉन्टिनेंट यानी कौन से महाद्वीप का है, तो आप कहेंगे कि यह तो यूरोप का है, यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। श्रीलंका कहाँ है, आप कहेंगे हमारे भारत के साथ सटा हुआ एशिया का ही, एशिया महाद्वीप का एक देश है, एक द्वीप है जी। क्या है, द्वीप। द्वीप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसा भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ है, कवर्ड। ठीक है, श्रीलंका को देखेंगे कि जो उसका भूमि है, पूरा पूरा जो कंट्री है वह चारों तरफ से समुद्र के जल से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे द्वीप कहते हैं। चलिए, बेल्जियम की जो राजधानी है वह ब्रुसेल्स है। इनकी दोनों की जो जनसंख्या है वह बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो हमारे देश की जो हरियाणा राज्य है
तो उससे अगर कंपेयर करें, उससे अगर तुलना करें, तो बेल्जियम की जो जनसंख्या है वह हरियाणा राज्य के आधी के बराबर है। हरियाणा राज्य के आधी के बराबर क्या है, जनसंख्या है इसकी। जनसंख्या मतलब कि वहाँ के लोगों की संख्या जो है वह हमारे हरियाणा राज्य में उपस्थित लोगों की संख्या के आधी है। और यहाँ पे मतलब हरियाणा के लोगों के ही बराबर लोग यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हरियाणा राज्य से कंपेयर किया गया है। ठीक, अब अगली बात करेंगे कि क्यों इन दोनों का ही उदाहरण दिया गया। तो हम बताएंगे आपको कि बेल्जियम में कुछ समय बाद देश की स्थिति को देख करके यहाँ पे सत्ता का साझेदारी किया गया, और वहीं श्रीलंका में नहीं किया गया। पहले इन दोनों देशों में सत्ता की साझेदारी नहीं हुई थी। जो शक्तियाँ थी वह एक व्यक्ति या एक विशेष स्थान पर ही नहीं थी, यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण था, न कि विकेंद्रीकरण था। इसीलिए इन दोनों देशों में आगे चल करके बहुत सारे कठिनाइयाँ देखने को मिली। अलग अलग वर्गों के बीच जो अलग अलग वर्ग थे वो सड़कों पर उतर आए और अपने अधिकारों की मांग करने लगे। उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता था, उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता था। इसीलिए जो ये दोनों देश थे उनमें अलग अलग तरीके के चीज़ देखने को मिले, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम बेल्जियम की बात करेंगे। दोनों में जो जातीय बनावट थी, यानी कि दोनों देशों में जो अलग अलग जातियाँ पाई जाती थी, उनकी जो बनावट थी वो काफ़ी जटिल थी। तो कैसे, आइए देखते हैं। बेल्जियम जो था, ये मान लीजिए ये पूरा बेल्जियम कंट्री है, और इसमें 59% के करीब फ्लेमिश वर्ग रहता था। फ्लेमिश वर्ग रहता था, और यह जो भाषा बोलता था वह डच भाषा बोलता था। ठीक, दूसरा कि 40% में, यहाँ पे 40% में वेलोनिया वर्ग के लोग रहते थे, और वह फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, फ्रेंच भाषा बोला करते थे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। आप कहेंगे फिर भी 1% तो बचा ही रह गया, तो हम कहेंगे 1% में जो लोग थे वह जर्मनी बोला करते थे, जर्मन भाषा बोला करते थे। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आप कहेंगे कि बेल्जियम में मुख्य रूप से दो वर्ग थे। कौन? एक फ्लेमिश और एक वेलोनिया वर्ग था, यानी कि एक डच भाषा बोलने वाले लोग थे और एक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे। तो क्या हुआ, तो संख्या किसकी अधिक है? तो आप कहेंगे कि फ्लेमिश लोगों की तो संख्या बहुत ही अधिक है। कंपेयर करें अगर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों से, डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो आपके हिसाब से ये हो रहा होगा कि जो अधिकार ज़्यादा मिल रहे होंगे वो डच भाषा बोलने वाले लोगों को मिल रहे होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग कमज़ोर वर्ग थे, इन्हें इनके अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, जबकि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे मजबूत और यहाँ पे समृद्ध वर्ग था, और इसीलिए ये सारे अधिकार जो थे वह अपने पक्ष में कर दिए थे। जो सत्ता थी वह पूरी तरह से फ्रेंच भाषी लोगों के हाथ में थी, यानी कि जो समृद्ध वर्ग था वह फ्रेंच भाषी लोगों का था। समृद्ध और मजबूत वर्ग जो था बेल्जियम में वह किसका था? वेलोनिया का था। वेलोनिया वर्ग था, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे उनका था। तो आप कहेंगे फ्लेमिश था, तो ये एक कमजोर वर्ग था किस कंट्री का? आप कहेंगे बेल्जियम का। ठीक है, तो आपने देखा कैसे कि जो यहाँ पे बेल्जियम में समृद्ध वर्ग और मजबूत वर्ग था वह फ्रेंच भाषी लोग थे, वेलोनिया के वर्ग था, और यहाँ पे कमजोर वर्ग फ्लेमिश वर्ग के लोग थे जो डच भाषा बोला करते थे। तो आप कहेंगे कि ये इस तरीके से क्यों हुआ? जो ज़्यादा संख्या में है उनको तो मजबूत होना चाहिए ना। तो हम कहेंगे यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे जो ज़्यादा अमीर थे उनका ही चलता था, यानी कि अमीरी और गरीबी के आधार पर यहाँ पे अधिकारों का बंटवारा हुआ था।
यही सारी चीज़ें देख करके जो डच भाषी लोग थे, जो कमज़ोर वर्ग था बेल्जियम का, जो फ्लेमिश वर्ग के लोग थे, वह अपने अधिकारों का मांग करने लगे और सड़कों पर उतर आए। लगभग 1950 और 60 के दशकों में क्या हुआ कि इन दोनों वर्गों में इसी बात को लेकर के, अपने अपने अधिकारों की मांग को लेकर के क्या हुआ कि तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और तनाव जैसे ही बढ़ा तो आपको मैं बता दूं, जो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, यहाँ पर 20% और 80% में ये डिवाइड था। और जो 80% था, यहाँ पर फ्रेंच लोग रहा करते थे और 20% में डच भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। तो आप देखेंगे कि पूरे देश को अगर मिलाया जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या डच भाषा बोलने वाले लोगों की थी। लेकिन वहीं जब ब्रुसेल्स यानी राजधानी की बात की जाए तो वहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 20% थी और वहीं फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 80% थी। यानी राजधानी में जो संख्या थी फ्रेंच वालों की वो ज़्यादा थी। तो यहाँ पर भी तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और राजधानी में काफ़ी गहरा असर देखने को मिला इस तनाव का। और इस दोनों वर्गों के बीच हुए जो भी कुछ हो रहा था इस देश में, वो बहुत ही विकराल रूप ले लिया था। अभी वापस आएंगे अपने बेल्जियम कंट्री पे कि आगे यहाँ के लोगों ने कैसे इसका निवारण किया, या फिर यह जो लड़ाई थी वह आगे बढ़ी, इस सब की चर्चा करेंगे। लेकिन फिर से एक बार श्रीलंका कंट्री पे आते हैं और इसकी भी थोड़ी चर्चा कर देते हैं। तो आप कहेंगे इसमें भी जाति बनावट थी क्या? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल, इसमें भी जाति बनावट थी। तो कहेंगे क्या था और किस तरीके की जातियाँ थी? हम कहेंगे कि जो सबसे ज़्यादा नंबर की जाति थी वह थी 74%। आप कहेंगे 74% तो बहुत ज़्यादा हो गया, कौन रहते थे? हम कहेंगे सिंहली बोलने वाले लोग रहते थे। सिंहली क्या है? सिंहली एक भाषा है जो श्रीलंका के लोगों द्वारा बोली जाती थी, या जो धर्म का पालन करते थे वह बौद्ध धर्म के लोग थे। ठीक है, बाकी बचे हुए परसेंटेज में आप कहेंगे कि जो 18% था, 18% में तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे। और इस तमिल भाषा जो 18% है, इसमें से जो 13% लोग थे वह श्रीलंका के ही मूल निवासी थे। ठीक है, ये तमिल वाले 13% श्रीलंका के ही मूल निवासी थे। जबकि आप कहेंगे 5% कहाँ के थे? 5% भारत के तमिलनाडु से होकर के गए थे, यानी कि भारतीय थे। ठीक है, ये 5% इंडियन थे और वहाँ जाकर के बसे हुए थे। बचे हुए 7% में ये ईसाई धर्म को मानने वाले थे। और आप कहेंगे ये कौन सा भाषा बोलते थे? हम कहेंगे ये दोनों तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे, तमिल और सिंहली दोनों भाषा का। आप कहेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या सिंहलियों की ज़्यादा थी और हमने देखा था यहाँ पर जनसंख्या फ्लेमिश वर्ग का ज़्यादा था। तो हमने देखा यहाँ पे कम जनसंख्या वाले लोग मजबूत वर्ग थे, समृद्ध थे और अधिकार इनके हाथ में था, सत्ता इनके हाथ में था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बदल गई और ठीक इसके उल्टा हुआ। क्या? आप कहेंगे ऐसा हुआ क्या कि अधिक जनसंख्या वाले लोगों के हाथों में अधिकार चले गए? कहेंगे जी बिल्कुल ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो चला वो था बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में जिस भी वर्ग की संख्या ज़्यादा होती है उसके ही हाथ में अधिकार आ जाते हैं, वही आपका बहुसंख्यकवाद होता है। मतलब कि जो सिंहली थे वह बाकी सभी वर्गों पर अपना दबाव स्थापित कर रहे थे और जो भी अधिकार थे, जो भी शक्तियाँ थी, जो भी सत्ता था, वो इन्हीं के हाथ में विकेंद्रीकरण हो गया। इससे पहले मैं बता दूं कि 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। ठीक है, स्वतंत्र होने के बाद 1956 में इन्होंने, इस कंट्री ने अपना एक संविधान बनाया। क्या बनाया? आप कहेंगे संविधान बनाया। और वह इस तरीके का संविधान था कि जो प्राथमिकताएं दी गई, जो अधिकार दिए गए शिक्षा का, स्वास्थ्य का और बाकी जितनी भी अधिकारें होती हैं वो सभी की सभी सिंहली वर्ग को दी गई, सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को दी गई। जबकि
जो तमिल भाषी लोग थे, जो ईसाई थे, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि जनसंख्या 74% सिंहली की थी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यकवाद चल रहा था। ठीक है, तो संविधान किसके पक्ष में था? आप कहेंगे सिंहली लोगों। संविधान जिसके पक्ष में होगा, प्राथमिकताएं उसी को दी जाएंगी, अधिकार उसी के हाथ में होगा, सत्ता भी उसकी ही होगी। इन सभी चीज़ों को देख करके जो बाकी जो तमिल थे और ईसाई वर्ग के लोग थे, यहाँ पर भी काफ़ी तनाव बढ़ा, और जो दोनों तीनों वर्ग थे, ये सिंहली और ये तमिल, इन दोनों वर्गों में काफ़ी तनाव बढ़ गया। और यह तनाव बढ़ते बढ़ते उसी देश में इन दोनों वर्गों में लड़ाई से शुरू होकर के युद्ध में कब बदल गया यह पता ही नहीं चला। और यह जो तनाव था वह एक गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया, बदल गया। और यह जो गृह युद्ध था यह 2009 में जाकर के गृह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, अब मैं बता दूंगा आपको कि गृह युद्ध होता क्या है। यानी कि किसी देश में दो या दो से ज़्यादा वर्गों के बीच होने वाले लड़ाई जब एक युद्ध जैसा प्रतीत होने लगे तो वही होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब कि गृह मतलब घर और युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा। यानी कि किसी देश के अंदर ही, उसी देश के अंदर रहने वाले लोगों के बीच जब युद्ध जैसा माहौल क्रिएट हो जाए, बन जाए, तो वही होगा गृह युद्ध। ऐसा ही कुछ माहौल श्रीलंका में भी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने संविधान में कोई बदलाव नहीं किया। बदलाव का मतलब कि बाकी सभी के साथ एक ऐसा भेदभाव किया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर ये संविधान में परिवर्तन कर दिए होते, अगर ये तमिल और ईसाइयों के साथ भी अधिकारों का बंटवारा और सत्ता का बंटवारा कर दिए होते, तो शायद यह गृह युद्ध होने से रह जाता। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे सत्ता की साझेदारी न करके क्या हुआ, यहाँ पे इस देश की एकता जो थी वह भंग हो गई। यह अखंड, इसकी जो अखंडता थी वह खंड हो गई। यानी कि अखंडता नहीं बनी रही, एकता नहीं बनी रही। क्यों? क्योंकि इन्होंने सत्ता का बंटवारा नहीं किया। पूरी की पूरी जो शक्ति थी देश की वह एक ही समूह या एक ही स्थान पर केंद्रीकृत कर दी गई, और इसीलिए बाकी समूहों को बिना अधिकार, यानी कि अधिकारों के बिना ही अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा, और ज़्यादा दिन तक यह नहीं सह पाए, और जिसके कारण ये एक गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। तो चलिए, आपने देखा कि कैसे सत्ता की साझेदारी न करने से एक देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया, इसकी एकता भंग हो गई। अब दूसरे देश पे चलते हैं, बेल्जियम पे फिर से, कि बेल्जियम ने क्या कुछ ऐसा किया जिससे कि इसकी कंट्री, इसकी देश बची रह गई, इसकी एकता बनी रही, या फिर इसका भी वही हाल हुआ जो कि श्रीलंका के साथ हुआ। तो श्रीलंका का तो हम हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि श्रीलंका की जो बात थी वो यहीं पे समाप्त होती है। अब हम बात करेंगे फिर से बेल्जियम की। बेल्जियम जो कंट्री था वह जब देखा कि जब 1950 और 60 के दशक में दोनों वर्गों के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो रहे हैं और हमारी देश की जो एकता है वह भंग हो सकती है, तो उन्होंने एक काफ़ी अच्छा कदम उठाया, जो कि 1970 से 1993 के बीच इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने संविधान में क्या किया, परिवर्तन किया। अब कहेंगे कितने परिवर्तन किए? हम कहेंगे कि इन्होंने अपने संविधान में 4 परिवर्तन किए। वो क्या क्या परिवर्तन थे, यह आपके प्रश्न के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, लगभग हर साल आने वाला प्रश्न है जी। ध्यान से देखिएगा और सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो संविधान संशोधन था इन बेल्जियम देश के लोगों द्वारा जो की गई, वह यह की गई कि जो केंद्र में जो सत्ता होगी, जो शक्ति होगी, उसका बंटवारा किया जाना चाहिए, और जो भी दोनों वर्ग थे, वेलोनिया और फ्लेमिश, यानी डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, उनकी संख्या सदन में समान रहेगी। यानी कि
यानी कि जो सदन है, यानी जो संसद है, संसद रूपी उनका जो भी कुछ था, उसमें संख्या बराबर होगी। बराबर क्यों होगी इसकी भी चर्चा करेंगे। किनकी संख्या बराबर होगी? डच भाषा बोलने वाले लोगों की और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की। ठीक है, तो हमने देखा कि जो केंद्र में सरकार है, जो सदन है, उसमें दोनों भाषाई लोगों का संख्या बराबर होना चाहिए और कोई भी कानून तब पारित होगा, कोई भी कानून तब बनेगा जब क्या होगा, जब दोनों समूहों का, दोनों समूह इस पे राजी होंगे, तभी यह कानून पारित होगा, तभी यह कानून बनेगा। किसी एक वर्ग के चाहने से कोई भी कानून पारित नहीं होगा। पहला संशोधन तो यह था। दूसरा संशोधन क्या था? दूसरा संशोधन था कि जो केंद्र सरकार थी वह अपने शक्तियों का बंटवारा राज्य सरकार को ही कर दिया, यानी कि राज्य को किसी के भी अधीन रहने की जरूरत नहीं थी। वह अपने राज्य यानी अपने क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए अधिकार दे सकता है और कानून बना सकता है, यानी कि केंद्र की शक्तियां राज्य में भी बढ़ गई, यानी कि यहीं से हुआ सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब हमने बताया था कि शक्तियों का बंटवारा अलग अलग लेवल पर हो जाए, अलग अलग स्तर पर हो जाए। तो इन्होंने ठीक वही किया कि केंद्र से सारी शक्तियां उठा करके कुछ शक्तियों को राज्य सरकार में भी दे दिया, यानी बंटवारा कर दिया। तीसरी जो इनकी संशोधन थी वह यह थी कि पूरे देश में जो सरकार है उसमें तो इनकी संख्या डच भाषा और फ्रेंच भाषाई लोगों की संख्या बराबर थी, लेकिन जो ब्रुसेल्स में एक, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ भी एक सरकार बनी और उसमें भी जो संख्या थी डच भाषाई और फ्रेंच भाषाई लोगों की, वहाँ भी संख्या बराबर हुई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि फ्रेंच भाषाई लोग यहाँ पे ब्रुसेल्स में ज़्यादा थे, 80% थे, और डच भाषाई लोग यहाँ पे 20% थे। चूँकि यहाँ पे पूरे कंट्री में देखा जाए तो डच भाषाई लोग 59% है और यहाँ पे 20% है, यानी कि इसके ठीक उल्टा यहाँ पे लोग हैं। तो यहाँ पे जब लोगों की संख्या बराबर रखी गई तो ब्रुसेल्स में भी लोगों की संख्या बराबर ही रखी गई। तो आप कहेंगे कि ब्रुसेल्स में जो सरकार बनी इसमें भी संख्या बराबर रखी गई। आप कहेंगे किनकी? तो इन्हीं की, डच भाषाई लोगों की और फ्रेंच भाषाई लोगों की। आप कहेंगे कि चौथा संशोधन क्या था? फिर चौथा संशोधन जो था वह एक तीसरी स्तर की भी सरकार बने। आप कहेंगे कि पहला स्तर तो केंद्र का था जो पहले भी था, और फिर केंद्र ने क्या किया कि अपनी शक्तियों को राज्य सरकार में भी बांट दी। वो तो दूसरा स्तर हो गया। अब तीसरा स्तर कहाँ से आया और कौन सा था तीसरा स्तर? तीसरा स्तर जिसे यहाँ पर सामुदायिक सरकार के रूप में जाना गया। तीसरा स्तर जिसे सामुदायिक सरकार, इसका मतलब क्या होगा? यानी कि किसी समूह या समुदाय के रूप में रहने वाले लोग, उनके भी अधिकार के साथ उनका भी अधिकार का हनन न हो, इसलिए इस सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। इनके पास भी शक्तियाँ दी गई ताकि वो अपने समुदाय के लोगों के लिए कानून बना सके, अधिकार बना सके। ठीक है, ताकि कोई भी देश में रहने वाला व्यक्ति अपने अधिकारों के हनन को लेकर के न चिंतित रहे। ठीक है, उनको सभी व्यक्ति को, सभी देश के लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, और इसलिए यह 3 स्तर पर शक्तियों का बंटवारा किया और यही हुआ सत्ता की साझेदारी। यह बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण तरीके से बेल्जियम ने अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। और वहीं आपने देखा कि कैसे श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी न करके केवल बहुसंख्यकवाद के आधार पर क्या किया, अपनी देश की एकता और अखंडता को तोड़ के रख दिया, और कैसे गृह युद्ध हुआ और देश के लोग खाने के बिना भी
कितने लोग मर गए, कितने लोग पलायन कर गए, दूसरे देश चले गए। तो अब हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के बारे में कुछ अन्य बातें, और उम्मीद है ये दोनों देशों की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसी के आधार पे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों देशों का उदाहरण लेकर के जिस तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया उससे आपको समझ में आ चुका होगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यानी शक्तियों का बंटवारा अलग अलग लेवल पर क्यों जरूरी है। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। पहले के जो लोग हुआ करते थे वह यह सोचते थे कि अगर शक्तियों को अलग अलग स्तर पर बांट दिया जाएगा, यानी अलग अलग स्तर की सरकार रहेगी, तो जो फैसले होंगे देश के लिए लेने में कठिनाइयाँ होंगी। आप कहेंगे कैसे? तो वो ये सोचते थे कि अगर कोई फैसला तुरंत लेने का है तो वो अलग लेवल की जो जब सरकार रहेगी तो उस फैसले को लेने में काफ़ी समय लग सकता है, और इसीलिए वो सत्ता की साझेदारी नहीं किया करते थे। क्या है? सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। जरूरी क्यों? आप सोचिए और बताने का प्रयास कीजिए कि अब तक आपने जो भी पढ़ा उसके आधार पर आप इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कोई देश है और बहुसंख्यकवाद पर ही टिका हुआ है तो उसकी एकता और अखंडता बहुत दिनों तक नहीं बनी रहेगी, क्योंकि अगर उसमें अलग अलग वर्ग के लोग हैं तो अलग अलग वर्ग के लोगों में तनाव भी बन सकता है। अगर उनके अधिकारों की मांग को पूरी न किया जाए, केवल एक ही वर्ग वहाँ पर प्रभुत्व हो, एक ही वर्ग का प्रभुत्व हो और वहाँ पर बहुसंख्यकवाद बहुत लंबे समय तक बना रहे, तो वहाँ पर गृहयुद्ध जैसी संभावनाएं बन सकती हैं, जैसा कि आपने श्रीलंका में देखा था। ठीक है, तो जरूरी क्यों है? देश की एकता किसी भी देश की हो सकती है। देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें सत्ता की साझेदारी, शक्तियों का बंटवारा, अलग अलग लेवल की, अलग अलग स्तर की सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसीलिए हम सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोकतंत्र की आत्मा के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे कि लोकतंत्र की आत्मा के नाम से किसे जानते हैं? आप कहेंगे कि किसी देश में सत्ता की साझेदारी को उस देश की लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। ठीक, क्योंकि हमने अभी आपको समझाया था कि जो सत्ता की साझेदारी है, शक्तियों का बंटवारा है, वह लोकतंत्र में ही संभव है। अगर नहीं होता है सत्ता की साझेदारी, वह एक ही स्तर पर शक्तियों का बंटवारा है, मतलब एक ही स्तर पर शक्ति नियंत्रित है, एक ही स्तर पर शक्ति केंद्रीकृत है, एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्ति है, तो वह लोकतंत्र नहीं, वह राजतंत्र होगा। जो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे की तरफ बात करने का प्रयास करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या है? अगला टॉपिक हमारा कि सत्ता की साझेदारी के रूप, अलग अलग रूपों में सत्ता की साझेदारी की जाती है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। सत्ता की साझेदारी के रूप, ये कौन कौन से रूप हो सकते हैं? तो दो मुख्य रूप हैं, हम आपको बता दें। पहला है क्षैतिज वितरण और दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ? वितरण मतलब होता है बंटवारा। किस चीज का बंटवारा? शक्तियों का बंटवारा। यानी कि एक होता है क्षैतिज तरीके से शक्तियों को बांटना और एक होता है ऊर्ध्वाधर रूप से शक्तियों को बांटना अलग अलग स्तर पर। तो
ये दोनों चीजें करने का जो पर्पस होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वह यह है कि जो भी लोग सत्ता में शामिल हैं उनमें शक्तियों का बंटवारा किया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शक्तियाँ रहेंगी तो ऐसी संभावनाएं कि एकता भंग हो जाए या अखंडता टूट जाए, यह संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे क्षैतिज वितरण में क्या क्या होता है। क्षैतिज वितरण में तीन चीजें होती हैं, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। आप कहेंगे ये क्या चीज है, तो हम कहेंगे कि देश में शक्तियों का बंटवारा क्षैतिज रूप से इन्हीं तीनों स्तर पर किया जाता है, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका जो है वो देश में कानून बनाने का काम करती है, कानून निर्माण का। ठीक है, और ये कानून लागू करने का, कार्यपालिका का काम कानून लागू करना और न्यायपालिका का उस कानून का पालन करना। देश के लोगों द्वारा कानून का पालन कराने का जिम्मेदारी न्यायपालिका को, लागू कराने का जिम्मेदारी कार्यपालिका को, निर्माण करने का जिम्मेदारी विधायिका को होता है जी। और यह 36 तरीके का विधान है। ठीक है, जो विधायिका है, विधायिका जो है यह न्यायपालिका का नेतृत्व करती है, यानी नियुक्ति करती है। यानी कि जो विधायिका है, विधायिका यह किसकी नियुक्ति करती है? न्यायपालिका की। और न्यायपालिका जो है वह इस पर अंकुश लगाती है, यानी नियंत्रण लगाती है कि कुछ ऐसा काम न करे जो हमारे देश के लोगों के लिए, जो देश के लिए गलत हो, जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो, यानी कि अंकुश लगाती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक दूसरे पर नियंत्रित हैं, कैसे एक दूसरे पर अंकुश लगा रहे हैं। तो इसी सभी चीजों को देख करके इसे कहा गया, इसे नाम दिया गया नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो हम आपको बताएंगे कि नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल और संतुलन बनाए रखना, समन्वय बनाए रखना। यानी कि एक जो स्तर है दूसरे स्तर और दूसरा स्तर पहले नियंत्रण बनाए रहता है, अंकुश बनाए रहता है कि कुछ ऐसा काम न करे जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो सके। ठीक है, इसीलिए इसे नियंत्रण एवं संतुलन का व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्षैतिज वितरण है सत्ता का, इसमें जो भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है वह अपने शक्तियों का उपयोग एक ही स्तर पर स्थिर होकर के करेंगे। ठीक है, और एक दूसरे पर अंकुश लगाए रखी हुई। अब हम बात करेंगे क्या, ऊर्ध्वाधर वितरण की। ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करेंगे, और इसमें क्या होता है, इसमें शक्तियों का बंटवारा ऊपर स्तर से निचले स्तर होता है। आप कहेंगे कैसे, हम कहेंगे कि पहले केंद्र में शक्तियों का बंटवारा होगा, केंद्र सरकार, फिर राज्य या प्रांत में होता है, और अगला जो होता है वह पंचायती सरकार होती है, पंचायती या नगर पालिका या नगर निगम। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण में हमने देखा कि ऊपर स्तर से निचले अरब जैसे शक्तियों का बंटवारा होता है, और सबसे पहले शक्ति सबसे ज्यादा केंद्र के पास होंगी। केंद्र से शक्तियों का बंटवारा राज्य सरकार के पास होगा, राज्य सरकार से शक्तियों का बंटवारा पंचायती स्तर और नगर पालिका स्तर पर होगा। पंचायती स्तर और नगर पालिका स्तर मतलब कि जो गांव होते हैं उनके आधार पर पंचायती स्तर होते हैं, और नगर पालिका शहरों के लिए होती है जी। अगर छोटा शहर है तो नगर पालिका होगा, बड़ा शहर है तो नगर निगम होता है जी। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आएंगी। तो देश में मुख्यतः
तीन तरीके से, तीन स्तर पर शक्ति का बंटवारा होता है। एक केंद्र स्तर, एक राज्य स्तर और उसके अंदर आता है एक पंचायती या नगर पालिका स्तर। तो ऊर्ध्वाधर में तीन तरीके से शक्ति का बंटवारा, केंद्र, प्रांत या राज्य, और तीसरा पंचायती या नगर निगम। अगला है कि क्षैतिज वितरण में तीन तरीके से शक्ति को बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप कहेंगे क्षैतिज में कैसा, ऊपर से नीचे होता है या कैसा होता है? हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर से एक केंद्र मान लीजिए, ये राज्य मान लीजिए, ये पंचायत मान लीजिए, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ क्षैतिज का मतलब होता है बिल्कुल सीधे, यानी कि एक बराबर में ये तीनों हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और इसीलिए तो ये एक दूसरे पर अंकुश लगाए हुए हैं कि कोई ऐसा काम न करे जिससे कि देश की एकता भंग हो सके। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी और ये इस तरीके के दोनों वितरण आपको समझ में आई होगी। अब हम अगली बात करेंगे आगे की, इसी बातों को कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि जो पंचायती या तीसरी लेवल की सरकार है वो अलग अलग देशों में अलग अलग रूपों से बांटी जा सकती है। जैसे कि किसी भाषा, धर्म या किसी विशेष समूह के आधार पर इस पंचायती या नगर पालिका वाले स्तर यानी तीसरी स्तर को बांटा जा सकता है। जैसे आपने देखा बेल्जियम में कैसे तीसरा स्तर था, अब कहेंगे तीसरा स्तर उसमें सामुदायिक सरकार का था। सामुदायिक सरकार जो कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में पंचायती या नगर पालिका स्तर की सरकार, उसे नगर पालिका या पंचायती सरकार के नाम से जानते हैं। वहीं बेल्जियम में इसे सामुदायिक सरकार के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा स्तर बनाया गया है वह एक विशेष समूह के आधार पर बनाया गया है। तो जो तीसरा स्तर है वह भाषाई, धर्म या समूह के आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है, और आपको हम बता दें कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह लोकतंत्र तभी तक रह जाता है जब तक कि उसमें किसी एक पार्टी जो कि सत्ता में है उसका प्रतिद्वंदी हुई उपस्थित हो। और जैसे मानिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सत्ता है वह किसी एक पार्टी के पास है, पार्टी ए है, ए के पास सत्ता है, ए पार्टी के पास। अगर इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, इसका कोई कंपटीटर नहीं होगा, इसके साथ कोई compete करने वाला नहीं होगा, तो यह अपनी मनमानी करता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ खड़ा होने वाला, इसके साथ compete करने वाला, इसके साथ जो कंपटीशन होगा इसका नहीं होगा, वह केवल अकेले होगा। तो यह अपनी मनमानी करेगा, यहाँ पे मोनोपोली आ जाएगी और यहाँ पे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र में हमेशा आप देखेंगे कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके जो प्रतिद्वंदी होते हैं, प्रतिद्वंदी का मतलब ही होता है कंपटीटर, ठीक है, जो इनसे compete करते हैं। अगर कोई भी गलत काम ये करते हैं वो तुरंत इस पर आवाज़ उठाते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह हमारे लोकतंत्र में लोगों के साथ, जनता के साथ गलत किया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे मोनोपोली नहीं बन पाती है, राजतंत्र नहीं आ पाता है और लोकतंत्र बना रहता है, देश में एकता बनी रहती है। ठीक है, और अलग अलग पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, उसमें से लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है जो कि देश की शासन व्यवस्था को 5 सालों तक चलाता है। उसके बाद फिर से यही प्रक्रिया होती है और फिर से कोई नया प्रतिनिधि चुना जाता है। किसके द्वारा? देश की जनता द्वारा। तो बोला जाए तो जो लोकतंत्र देश है उस पर शासन किसका है? वह इनडायरेक्टली रूप से जनता का शासन है। अब कहेंगे जनता कैसे? उसको तो प्रधानमंत्री देश का चला था, तो कैसे हुआ? यानी कि इनडायरेक्टली रूप से जनता का शासन है। कैसे? कि जनता ने ही तो चुन के उस प्रधानमंत्री को लाया है, इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि वह देश को कौन चलाए, तो उसने चुना, अपनी पसंद से चुना, अपने विवेक से और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसने एक व्यक्ति को चुना जो हमारे देश को का प्रतिनिधित्व करे और हमारे देश की जनता के अधिकारों का हनन होने से बचाए।
ठीक है। तो एक तरीके से लोकतंत्र में इनडायरेक्टली रूप से जनता का शासन होता है, ठीक है। और इसके प्रतिद्वंदी बहुत सारे होते हैं, यानी अनेक पार्टियां होती हैं, कई सारी पार्टियां होती हैं, उनमें से जनता एक पार्टी का चुनाव करती है हमारे देश को चलाने के लिए। तो आपका चैप्टर जो समाप्त हुआ यहाँ पे समाप्त होता है। कौन सा चैप्टर? सत्ता की साझेदारी, सामाजिक विज्ञान का लोकतंत्र वाले पार्ट का पहला चैप्टर। उम्मीद है यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ अगले चैप्टर को लेकर के। और तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और बस पढ़ते रहिए।